देशद्रोही, हत्यारा राहुल ने ये क्या कह डाला? रावण दो लोगों की सुनता था, वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अटाली। मोदी का डायरेक्ट वार, भारत छोड़ो भ्रष्टाचार। आज भारत कह रहा है करप्शन फिट इंडिया। संसद से सीधे राजस्थान, राहुल का सियासी घमासान। दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। सिब्बल की ख्वाहिश अधूरी, 370 पर सुप्रीम टिप्पणी। आज की पहली बड़ी खबर लोकसभा में अविश्वास पर हो रही चर्चा को लेकर होगी, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि संसद में रावण नाम की चर्चा क्यों हुई है और उस पर भीषण रण आखिरकार क्यों हुआ है। तो ये पहली बड़ी खबर, संसद में रावण रण क्यों। आज की दूसरी बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी के मिशन क्विट इंडिया पर करेंगे चर्चा, करेंगे क्या है मोदी का मिशन क्विट इंडिया। और तीसरी बड़ी खबर है राहुल के राजस्थान दौरे पर, जहां राहुल गांधी आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे, क्या हुंकार भरेंगे, 24 की से तैयारी मानी जाए, हुंकार माना जाए। और देखेंगे अंतिम खबर कपिल सिब्बल को लेकर होगी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी याचिका दी है जिससे उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई है। और हर खबर की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए देश में चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं। आशीष सिंह से जानेंगे कि राहुल गांधी का संसद में बयान क्या 24 के सफर को आसान करेगा। और नीरज पांडे से मोदी के भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर हमले के सियासी मायने जानेंगे। साथ ही साथ राहुल गांधी के राजस्थान दौरे की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मनीष शर्मा के पास चलेंगे। और कपिल सिब्बल की सुप्रीम कोर्ट में 370 की बहस पर अपडेट देंगे निपुण सहगल। हर खबर के अंदर भी एक खबर छिपी होती है और इसकी जानकारी के लिए देश के जाने माने 4 सीनियर जर्नलिस्ट भी मेरे साथ होंगे। सबसे पहले रामकृपाल जी से राहुल और स्मृति की वार पलटवार पर बात होगी। साथ ही साथ राकेश शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे मोदी के भ्रष्टाचार पर अटैक के राजनीतिक मायने हम समझेंगे। राखी बख्शी जी भी हमारे साथ हैं, जिनसे जानेंगे कि राजस्थान के मानगढ़ का पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कितना है। और रशीद किदवई जी से सिब्बल की 370 पर राग का इनसाइड स्टोरी समझने की हम कोशिश करेंगे। और चलिए शुरुआत अभी की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से आज संसद में हंगामा देखने को मिला, राहुल स्मृति में वार पलटवार का दौर देखने को मिला, राहुल के भाषण के दौरान इस हंगामा भी देखने को मिला। मणिपुर में भारत माता की हत्या, राहुल गांधी की तरफ से ये बयान दिया गया और राहुल के बयान पर संसद में खूब बवाल हुआ। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर पलटवार, मां की हत्या पर ताली क्यों बजाई गई, स्मृति ईरानी की तरफ से ये कहा गया। और साथ ही साथ स्मृति ये भी बोली कि कांग्रेस का खून से सना इतिहास रहा है। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आपने देश की हत्या मणिपुर में की। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। तो देखिए, जिस बात का इंतजार था राहुल गांधी के भाषण का, राहुल गांधी आज आए, अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात उन्होंने रखी। आशीष हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं, उनसे समझ लेते हैं राहुल गांधी के जो संसद में बयान है उसके मायने। आशीष, छोटा
सदा हुआ राहुल गांधी का भाषण, जिसमें बहुत सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया। पूरा निष्कर्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो कितना दमदार राहुल गांधी का ये भाषण रहा। देखिए, कांग्रेस तो बहुत अपबीट है। कांग्रेस के तमाम सांसदों ने, आपने देखा, ऑपोजिशन के लीडर्स के साथ मिलकर के बाकायदा राहुल राहुल के नारे लगाए सदन के अंदर। क्या इम्पैक्ट रहेगा डिबेटेबल है, देखना होगा आगे चल के इसका क्या असर होता है। तुरंत वो जिस तरह से राजस्थान गए हैं, बांसवाड़ा पहुंचे हैं, उसका भी अपना सिग्निफिकेंस है। त्रिपुरा सुंदरी देवी का वहाँ पर वास है, तो बड़ा उसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी के सामने और कांग्रेस के सामने इसकी चुनौती थी। देखिए, कुछ महीनों बाद वो सदन के अंदर आ रहे थे कि उनकी एक ग्रैंड एंट्री तो हो ही, साथ ही उनका एक ग्रैंड प्लेसमेंट इंडिया अलायंस के अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 लीडर के तौर पर भी हो। मुझे लगता है इसलिए पूरा का पूरा जो उनका भाषण था, आप देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी पर फोकस था। वो सीधे प्रधानमंत्री, बीच में बीजेपी का नाम जरूर ले रहे थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री को सीधा हमला कर रहे थे। प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे थे, मणिपुर को आपने जलाया। प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे थे कि भारत माता को आपने वहां पर मारा। प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे थे कि आप रावण की तरह बिहेव करते हैं, इनडायरेक्टली उस तरह का रेफरेंस दे करके। तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश थी खुद को पिट करने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के सामने सुप्रीम लीडर के तौर पर। उस लिहाज से अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर अग्रेसिव स्पीच जरूर थी उनकी तरफ से। मौका था कई महीनों के बाद, जैसा मैंने आपसे कहा कि सदन के अंदर आए थे। कितना इंपैक्ट होगा पॉलिटिकली, आपके साथ पॉलिटिकल गेस्ट है, मुझे लगता है वो ज्यादा उस पर बेहतर बोलेंगे और आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, बहुत दिनों बाद जब संसद में थे तो कहीं ना कहीं सभी लोग ये उम्मीद जता रहे थे कि एग्रेशन राहुल गांधी के भाषण में देखने को मिलेगा, और वही अग्रेशन राहुल गांधी के भाषण में देखने को मिला है। आशीष, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अब देखिए किन किन शब्दों का आज पूरे संसद में इस्तेमाल किया गया। सदन के दौरान शब्द बाण हुए हैं। राहुल गांधी की तरफ से क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया? मां का हत्यारा, देशद्रोही उनकी तरफ से कहा गया, रावण शब्द का इस्तेमाल किया गया, अहंकार, केरोसिन, अदानी। सबसे अहम जो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत अदानी शब्द से ही अपने भाषण की थी। अब स्मृति ईरानी का अग्रेसिव रूप भी देखने को मिला। उनकी तरफ से किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया? ताली, भ्रष्ट, रालिब, गालिब, चलीब, कश्मीर का जिक्र उन्होंने इस भाषण के साथ किया, वंशवाद, मार्क्सिस्ट, मुस्लिम लीग। ये वो शब्द हैं जो स्मृति ईरानी ने अग्रेशन के साथ सदन में अपनी बात रखी राहुल गांधी के जवाब में, और राहुल गांधी की तरफ से किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब चलिए गेस्ट के पास चलते हैं, पूरा समझते हैं कि आखिरकार कितना दमदार रहा है राहुल गांधी का जो ये पूरा आज उन्होंने भाषण दिया है, क्योंकि बहुत इंतजार था। रामकृपाल जी के पास सबसे पहले चलते हैं। रामकृपाल जी, कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि अग्रेशन के साथ राहुल गांधी उतरेंगे, वही अग्रेशन देखने को मिला। सबसे पहली बात यह थी कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव की बात कहीं पर भी नहीं हुई। ये माना जाए कि अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ बहाना है और मोदी राहुल निशाना है। बिल्कुल, आपने जो मैं कहना चाहता था निचोड़ आपने कह दिया है। और राहुल आज से नहीं, जब से वो राजनीति में आए हैं तब से उनमें एक है कि वो एग्रेसिव पोस्चर, उनके बॉडी लैंग्वेज में हमेशा एक एग्रेशन झलकता है। लेकिन आज जैसा कि आपके संवाददाता ने एक बात कही, मुझे लगा कि आज एक ऐसा मौका था जहां उनको सरकार की नीतियों और सरकार की गलतियां गिनाना चाहिए था, बजाय इसके कि वो सिर्फ मोदी पर फोकस करते। और मैं बताऊं आपको कि सत्ता पक्ष शायद चाहता भी है कि वो जितना ही ज़्यादा मोदी को पर हमला करेंगे, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति समाज में चाहे कितनी इनकम्बेंसी हो, लेकिन जब आप एक व्यक्ति के रूप में किसी को हमला करते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो नापसंद होता है। अब ये ठीक है कि जैसे कांग्रेस के उनके समर्थक कह रहे हैं कि नहीं बहुत स्कोर किया, हो सकता है, लेकिन मेरा मानना था कि आज उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी। और जिस मणिपुर को लेकर के आपने 11 दिन नहीं चलने दी, बिल्कुल संसद नहीं चलने दिया, आज जब राहुल जी बोले तो उम्मीद करते थे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके भी आएंगे। जी। केवल इमोशन जो है, जी। इमोशन तो सड़क पर दिखाया जा सकता है, लेकिन संसद सिर्फ इमोशन के लिए नहीं है। जी, राकेश शुक्ला जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि दोनों तरफ से, अगर राहुल गांधी की मैं बात करूं तो वहां से भी बहुत अग्रेशन देखने को मिला, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से स्मृति ईरानी ने अपनी बात रखी, वहां से भी बहुत अग्रेशन देखने को मिला। कौन किस पर भारी पड़ता हुआ आज दूसरे दिन नजर आया?
नहीं, भारी कौन किस पे पड़ेगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि राहुल गांधी जी की तरफ से जो अपनी बात शुरू की गई, उन्होंने कहा कि आज हम दिल से नहीं दिमाग से बात करेंगे, दिमाग से भाषण देंगे और दिल से बोलेंगे। और उन्होंने जो दिल से बात कही तो उन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण बात कही वो कही भारत माँ की हत्या हुई है। भारत माँ 22,000 किलोमीटर में फैले मणिपुर में नहीं है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भारत है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि जब मैं रैली में जाता हूं तो मुझे भारत माँ की जय के नारे सुनाई देते हैं, तो मैंने उसका पता किया तो पता ये चला कि जिस भारत भूमि को यहाँ की जनता ने हासिल किया है स्वतंत्रता से, उसकी जयकार हो रही है। तो सबसे पहले तो राहुल गांधी जी के जिसने स्क्रिप्ट तैयार किया उसको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि भारत माता शब्द का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए। मणिपुर में हत्याएं हुई हैं, जी, दंगा हो रहा है, हिंसा हो रही, एकदम सही बात है, पूरा देश देख रहा है, लेकिन पार्लियामेंट में भारत माँ की हत्या की बात नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि भारत सिर्फ मणिपुर नहीं है। यदि मणिपुर भारत है राहुल जी की नज़र में, तो क्या बाकी हिस्सा भारत का लावारिस और अनाथ है? जी, मणिपुर को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन उसका समाधान कैसे निकलेगा इस पर बात नहीं हुई है। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। इस बीच देखिए, संसद में स्मृति ईरानी खूब गरजी। स्मृति ने कांग्रेस का इतिहास भी गिनाया, कश्मीर से बंगाल तक की दर्द भी बताया। मणिपुर को भारत का अभिन्न हिस्सा भी स्मृति ईरानी की तरफ से बताया गया। ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो स्मृति ईरानी ने अपनी भाषण में जिनका जिक्र किया। गिरिजा टिक्कू का यह चित्र है। 90 के दशक में एक महिला यूनिवर्सिटी में अपना पेचेक लेने जाती है, सारी बातें करूंगी, अपना पेचेक लेने जाती है, बस से घर लौटने का प्रयास करती है, उसको 5 मर्द बस से खींचकर टैक्सी में ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं और फिर आरी से उसका बदन काट देते हैं। एक 45 साल की मां ने कहा सिख दंगों के दौरान कि ना सिर्फ मेरे पति को मारा, ना सिर्फ मुझे गैंगरेप किया, बल्कि मेरे सामने मेरे बेटे पर केरोसिन छिड़ककर उसको आग लगा दी गई। और आज भारत की बात करते हैं। भीलवाड़ा में 14 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। इस सदन से 2 महिला एमपीज उस परिवार से मिलती हैं। बच्ची जब जिंदा थी गैंगरेप के बाद महोदय, उसे काटा जाता है, फिर उसे भट्टी में डाल दिया जाता है। उसका मात्र एक हाथ भट्टी के बाहर छूट गया था। जब 60 साल की एक महिला का पश्चिम बंगाल में उसकी नाती के सामने गैंगरेप हुआ, कोर्ट में केस लंबित है, इनका दिल नहीं दहला। 2012 में तरुण गोगोई जी ने स्वयं वक्तव्य दिया है कि दंगे हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की केंद्र की सरकार ना ट्रूप्स दे रही है, ना इंटेलिजेंस दे रही है। कोकराझार में हिंसा होती है, धुबड़ी में 3 महीने कर्फ्यू रहता है। और एक बार फिर से आशीष का मैं रुख करूंगी। आशीष, अविश्वास प्रस्ताव लाया इसीलिए गया था कि मणिपुर पर चर्चा की जाए, लेकिन आज जब राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत की, मणिपुर पर उन्होंने बात रखी। इस दौरान देखिए दोनों पक्ष की तरफ से तू मैं देखने को मिली। हिंसा तेरी वजह से हुई, मेरी वजह से हुई, इन सब चीजों का जिक्र किया गया, लेकिन समाधान क्या है मणिपुर का, इस पर किसी ने चर्चा नहीं की। क्या इन सब बातों की जरूरत थी? देखिए, मैं तो पहले ही बोला कि जिस तरह की स्पीच राहुल गांधी ने दी वो डिबेटेबल ज़रूर है। जो आपके गेस्ट पहले बोल रहे थे, निश्चित तौर पर कुछ लोग ये सवाल ज़रूर खड़े कर रहे हैं कि आप मणिपुर पर बोल रहे थे, उसको लेकर के आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, आपने मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को हटाने की मांग नहीं की, आपने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग नहीं की। देर भाई, मैं फिर से अपने आप को रिपीट करूंगा कि राहुल गांधी का स्पीच आज का इस लिहाज से ज़रूर सवाल खड़े करता है कि जो मुख्य मुद्दे थे, या फिर टमाटर के दाम, प्राइस राइज, इस तरह के मामले नहीं थे। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनका सीधा इंटेंट था कि उनको प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेना है, पॉलिटिकल स्पीच देनी है और मणिपुर के मुद्दे को टच करके साइड उनको नेविगेट करके इन मुद्दों पर आना है, जिससे वो प्रधानमंत्री को घेर सकें। कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस बना है
उनके दिमाग में ज़रूर रहा होगा, जो मुझे ऐसा लगता है, या उनके एडवाइजर्स ने उनको सलाह दी होगी। क्योंकि देखिए 3 महीने बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, माफ कीजिएगा, लग जाएगा, विधानसभा चुनाव होने हैं। आशीष, यही कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव से बहाना है, राहुल मोदी निशाना है। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, राहुल गांधी पर बहुत बड़ा आरोप लगा है, संसद के अंदर फ्लाइंग किस का आरोप राहुल गांधी पर लगा है। महिला विरोधी कर सकता है केस, स्मृति ईरानी ने बात कही है। बीजेपी की 22 महिला सांसदों ने अब राहुल गांधी की शिकायत की है, तो महिला विरोधी केस कर सकता है, स्मृति ईरानी ने कहा है। बीजेपी की 22 महिला सांसदों ने शिकायत की है। और नीरज पांडे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे, बाद में उनके पास चलेंगे। कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। बड़ा विचित्र उनका ये बिहेवियर था और बहुत ही बचकाना हरकत थी, और मैं समझती हूँ कि बहुत ही इनएप्रोप्रिएट, बहुत ही अनुचित उनका ये था कि अपने संसद की मर्यादा को तोड़ा है। अब भारत माता की हत्या तो कोई नहीं कर सकता। भारत माता तो हम लोगों का एक कह लीजिए सिर्फ एक भौगोलिक अंग तो है नहीं। भारत माता को तो हम मतलब अपने देश को बहुत समझौते हैं, प्रेम करते हैं, माता का दर्जा देते हैं। तो माता की हत्या बार बार कहना उचित नहीं था। भारतीय संस्कृति के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, तो इस तरह के जेस्चर्स जो हैं इनके पहले भी कई बार देखने में आए, आप लोग जानते ही हैं। तो वो इसी तरह के जेस्चर जो उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, मुझे लगता है कि वो इनको देखना चाहिए कि सदन की कोई गरिमा होती है, और सदन की गरिमा के साथ साथ सभी सांसदों की कोई गरिमा होती है। महिला सांसद होते हैं तो उसमें आप किस तरह का जेस्चर जो दिखाते हैं, तो वो मुझे लगता है कि इनको ज्ञान ही नहीं है कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है। सदन में खड़े होकर विनिंग फैक्ट्री के साथ सदन की गरिमा का भंग करते हुए वहां जब श्रुति जी को स्पीकर जी ने बोल दिया था कि आपका बोलना शुरू करो, उसी समय वहां खड़े खड़े होके उनके साथी जो लोग हैं उनको सराह रहे थे कि आप लोगों ने आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, भारत माता के प्रति, अपनी माता के प्रति श्रद्धा करी, लेकिन देश की 120 करोड़ जो आबादी हम लोग महिला है उसका सम्मान नहीं देखा। जो महिला सांसद अंदर बैठी थी उसके सम्मान में उन्होंने जो जेस्चर दिखाया हमने कभी नहीं देखा। तो बीजेपी महिला सांसदों को आप सुन रहे थे, राहुल गांधी के इस गेस्टर पर नाराजगी वो जता रही थी। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, क्या ये माना जाए कि सदन छोड़ते छोड़ते राहुल गांधी अपने लिए एक नया विवाद पैदा कर गए, फ्लाइंग किस विवाद? देखिए, सबसे पहले 2018 का वाकया याद करना चाहिए, जब 2018 में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर ऐसे ही चर्चा चल रही थी और उस समय राहुल गांधी पहले तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, और उसके बाद जब वापस आते हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने कुछ बड़ा कर दिया, और देखकर पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ वो आंख मारते हैं और पूरा घटनाक्रम उनके उस आंख मारने पर चला जाता है। कमोबेश उसी तरह आज का किस्सा रहा। आज उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला उस पर ज़्यादा बात करना, सब लोगों ने उस पर बहुत सारी चर्चा कर ली, लेकिन उनके बातचीत के दौरान सबसे जो लास्ट का वाकया रहा, यानी कि जब स्मृति ईरानी बोल रही थी और वो अपनी सीट से उठकर निकल रहे थे, तो निकलते हुए जिस तरह उन्होंने फ्लाइंग किस किया वो अपने आप में चर्चा का विषय हो गया। देखिए, निश्चित रूप में जितने सांसदों से हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि अब तक इससे पहले ऐसी अमर्यादित चीजें उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर नहीं देखी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की 22 महिला सांसदों ने बाकायदा लिखित में शिकायत उन्हें सुना भी नीरज हमने जिस तरीके से अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की है। गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, राखी बख्शी जी आपके पास जाऊंगी। क्या जाते जाते, जब इतने दिनों बाद सदन में वापसी कर रहे हैं, राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्या जाते जाते ऐसा गेस्टर देना, क्या इसकी जरूरत थी? मुझे लगता है, मुझे दुख है ये देखकर, क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका राहुल गांधी जी के सामने था, और शुरू में ही हमने देखा कि जब उन्होंने स्पीकर महोदय का धन्यवाद किया तो उनको काफ़ी जगह भी मिली, और ये बहुत बड़ा अवसर जो उनके पास था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चूके हैं। इस तरह के अग्रेसिव शब्दों का इस्तेमाल करना, इस तरह से पर्सनल जेस्चर करना, मुझे लगता है कि आज जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का विषय था उससे कहीं ना कहीं ज़रूर दूर हुए। मणिपुर पर जो पूरी बात और चर्चा और जो गंभीरता होनी चाहिए थी उसको हम कहाँ ले गए, वो कहाँ ले गए? आखिर हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि क्या उन्होंने फ्लाइंग किस दिया या नहीं।
अगर एक मंत्री और 22 महिला सांसद बोल रही हैं तो हमें जरूर इसका संज्ञान लेना ही पड़ेगा कि इसमें तथ्य क्या है। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि जो अपेक्षा राहुल गांधी से आज थी कि एक भाषा पर संयम होगा, स्थिति को समझकर उसको आगे बढ़ाएंगे, वो नहीं दिखाई राशिद किदवई जी, क्या ये कहा जाए कि जबरदस्ती इस मुद्दे को तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, जबरदस्ती उछाला जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल प्रथम दृष्टि में ये बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। दरअसल जो राहुल गांधी ने तीखा सरकार पे प्रहार किया है और जो मणिपुर की स्थिति में उन्होंने कहा है कि मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या हुई, भारत माता की हत्या हुई, ये तमाम ऐसे बातें हैं जो भाजपा को असहज कर सकते हैं, उसका कोई उनके पास जवाब नहीं है। तो उस जवाब के लिए उन्होंने ये करा। देखिए, आपने देखा होगा पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो थे राहुल गांधी इस तरह की फ्लाइंग किस जो थे जो सार्वजनिक स्थल के ऊपर दे रहे थे और उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं हुई। अभद्र जो आचरण होता है उसका संसद या संसद से बाहर उसकी दो अलग तरीके की परिभाषाएं नहीं की जा सकती। आपने फुटेज में देखा, वो बिल्कुल चेयर की तरफ मुखातिब है, महिलाओं का कोई उन्होंने मैंने देखा है उसमें कोई उनकी बेइज्जती का भाव नहीं है। लेकिन यहाँ के ऊपर क्योंकि उस एजेंडे से हट के दूसरी बातें की जा रही है और यही कारण है कि राहुल गांधी को उसका टारगेट बनाया जा रहा है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की बहस से ठीक पहले विपक्ष पर पीएम मोदी ने निशाना साधा। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर आजादी के सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री का ट्वीट हुआ। ट्वीट के जरिए विपक्ष पर उन्होंने तंज कसा। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, उन महान लोगों को श्रद्धांजलि जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। गांधी जी की अगुवाई में हुए इस आंदोलन ने भारत को उपनिवेशवाद से आजादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। आज भारत एक स्वर में कह रहा है, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। एक सुर में इन बुराइयों को कह रहा है क्विट इंडिया। आज भारत कह रहा है करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। तो ये वीडियो भी देखा आपने जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और इसमें तमाम बातों का जिक्र किया है। नीरज पांडे के पास चलते हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। नीरज, कल हमने देखा था संसदीय दल की बैठक में भी यही नारा प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया, आज ट्विटर के माध्यम से भी यही बात छेड़ी गई। अब इंतजार है क्योंकि राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर है, तो क्या काउंटर करेंगे राहुल गांधी इस पर? देखिए, प्रधानमंत्री के हर बात का अपना एक अलग मायने होता है। भले ही गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए मूवमेंट शुरू किया हो कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसे थोड़ा सा आगे ले गए हैं क्योंकि उनको मालूम है भारतीय राजनीति, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इन सब पे अगर प्रहार करना है तो किसी ना किसी के जरिए यह बात करनी। उन्होंने गांधी जी के कंधे का सहारा लिया और सीधा निशाना उनका विपक्ष और विपक्ष पर वो सीधे तौर पर हमेशा आप देखें राजनीतिक मंचों से भी ये कहते रहते हैं कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण हमारे देश के लिए ये बहुत बड़े नासूर हैं। और क्विट इंडिया के जरिए उन्होंने पहले से ही ये प्रहार शुरू कर दिया था कि इस देश से परिवारवाद यानी कि डायनेस्टी और तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, अगर ये तीनों चीज़ें अगर हट जाएंगी तो इस भारत का अपने आप में एक अलग तरह का रूप दिखाई पड़ेगा। और इसी नारे के जरिए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है। तो आज उसी की परिणति में आप देखें तो पार्लियामेंट में चाहे सांसदों का प्रदर्शन रहा हो या जगह जगह आज कई जगह पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम रहे हों, वो उसी कार्यक्रम के तहत उसी प्रेरणा से ये कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। और निश्चित रूप में आज चूंकि राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यानी कि 16 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर राजस्थान जाएंगे तो वहां से भी इसी तरह का कुछ बड़ा प्रहार करने वाले हैं। जी ठीक है, ठीक है। रामकृपाल जी से इसका जवाब ले लेती हूँ मैं। रामकृपाल जी, बार बार यही बात दोहराई जाती है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, कब तक आखिरकार भारत में ये सब चीजें सुनाई देंगी? देखिए, ये जब अभी कुछ दिन ही पहले जब किसी मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट की, सांसदों की मीटिंग थी शायद या किसी की, तब मोदी जी ने उसमें उन लोगों को कहा था कि ये 3 नारों के साथ आप चलिए। ये 2024 का जो कैंपेन का है, याद कीजिए कि पिछले साल जब 15 अगस्त को भी उन्होंने मोदी ने इस बात को कहा था कि मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेगी। अब उसमें भ्रष्टाचार, परिवारवाद और ये सब वो सारी चीज़ें और जुड़ गई हैं। तो ये 24 का, अब देखिए कोई भी कहीं भी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जब भी कहीं जनसभा में जाएंगे लोग तो ऐसी बातें की जाएंगी जो कि आपको दिखाई पड़ेगी कि 24 की एक तरह से कैंपेन है। तो आप देखिए संसद में भी वही हो रहा है। मणिपुर के बहाने अगर आप देखिए, हो सक मणिपुर का है, लेकिन
बात 2024 की लगातार उठ रही है, जी। लगातार ही उठ रही है। और जिस तरह से राहुल का भी आज था कि अभी हमारे मित्रों ने कहा भी और सारी चीजें कि अब जो ये बना हुआ है INDIA जी, उसके एक लीडरशिप का टसल चलेगा। और जिस तरह से राहुल जी लौटे हैं तो आज उनको एक एग्रेसिव दे करके कहीं ना कहीं ये माना जाए, जी, ये माना जाए कि 21 दिन का अभियान नहीं, ये 24 का रोड मैप है भारतीय जनता पार्टी का। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। बिल्कुल, अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में राहुल गांधी की चुनावी शंखनाद, आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश आज राहुल गांधी करेंगे और आदिवासी समाज का दिल से सम्मान। राहुल गांधी ने कहा है कांग्रेस की राजस्थान से मध्य प्रदेश पर भी नजर है, राजस्थान की 18, MP की 15 सीटों पर नजर है कांग्रेस की। आदिवासी समाज का दिल से सम्मान मैं करता हूं, राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया है। राजस्थान का दौरा है राहुल गांधी का और विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये दौरा राहुल गांधी का माना जा रहा है। ये दौरा वहीं पे किया जा रहा है जहां कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दौरा किया था। अब मनीष शर्मा से समझ लेते हैं इस दौरे के क्या कुछ मायने हैं। मनीष, मानगढ़ धाम की अगर बात की जाए तो कुछ समय पहले से कांग्रेस का ये वोट बैंक माना जाता था आदिवासी समाज। यहां पर राहुल गांधी आज सभा करने वाले हैं कि क्या देखा जाए इस दौरे के बाद कितना असर होगा और कितना फायदा नफा नुकसान राहुल गांधी को इस दौरे के बाद मिलेगा? बिल्कुल आयुषी, इस वक्त जब आप और हम बात कर रहे हैं तब मंच से राहुल गांधी का भाषण भी चल रहा है और राहुल गांधी ने सियासी तीर चला भी दिया है। उन्हें आदिवासियों का प्रतीक एक तीर कमान दिया गया और राहुल गांधी ने मंच से वो तीर चलाया। खासतौर पर यह तीर मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए है। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने आदिवासियों को लुभाने के लिए जो अभी मंच से कही, वो उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे तब उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी से पूछा कि आदिवासी होते क्या हैं। तब उनकी दादी ने उन्हें बताया था कि भारत का पहला पूरा का पूरा भूभाग आदिवासियों का हुआ करता था और बाद में धीरे धीरे आदिवासियों को एक सीमित इलाके में भेज दिया गया। यानी आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए अपनी दादी इंदिरा गांधी और अपने साथ जो उनकी बातचीत हुई थी राहुल गांधी ने उसका सहारा लिया। और अब अशोक गहलोत संभवतः मानगढ़ धाम के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का विकास ट्रस्ट बनाने की बात कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक है, राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस चाहती है कि खासतौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इस वोट बैंक को अपने पक्ष में किया जाए और उसी के लिए राहुल गांधी का यह दौरा बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हुंकार भर दी है राहुल गांधी की तरफ से, ये माना जाए राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर। चलिए शुक्ला जी का रुख करेंगे। शुक्ला जी, बार बार ये जिक्र हो रहा है मानगढ़ धाम और आदिवासी समाज, राजस्थान की सियासत की अगर बात की जाए तो कितने मायने हैं इन दोनों चीजों के? जी, इस दौरे को आदिवासी वोटरों को लुभाने के हिसाब से तो ठीक माना जा सकता है, लेकिन इस दौरे पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है वो ये आएगी कि अगला चुनाव किसके नेतृत्व में होगा। क्योंकि अभी तक अशोक गहलोत जी की तरफ से 2 बार ये प्रकट किया जा चुका है कि मैं आगे मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता और वहाँ प्रबल दावेदार है सचिन पायलट जी। तो अब इस दौरे में राहुल गांधी किसको कितना तवज्जो देते हैं ये महत्वपूर्ण होगा। क्या अशोक गहलोत जी की तरफ से जो कहा गया कि अब मैं सीएम नहीं रहना चाहता, तो क्या इसका एक मैसेज जाएगा कि अगला सीएम कौन बनेगा, और यदि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं होता तो परिस्थितियां क्या बनती हैं। ये सारे समीकरण इस दौरे में भी सामने आएंगे और उसी के हिसाब से आगे के चुनाव की रणनीति स्पष्ट होगी। जी, तो कहीं ना कहीं माना जाए कि एक तीर से 2 निशाने यहाँ पर साधने की कोशिश की जा रही है, विधानसभा चुनाव को लेकर भी और लोकसभा चुनाव को लेकर भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 370 पर तीसरे दिन भी सुनवाई हुई है। सिब्बल ने जनमत संग्रह की वकालत फिर से की है। सीजीआई की 2 टूक जनमत संग्रह का सवाल ही नहीं है। एनसी नेता अकबर लोन की तरफ से याचिका दी गई थी, धारा 370 को हटाने की चुनौती इसमें दी गई थी और 370 को ब्रेक्सिट जैसा राजनीतिक फैसला। सिब्बल ने यह कहा है जम्मू कश्मीर के लोगों की राय जाननी चाहिए थी, कपिल सिब्बल की तरफ से यह कही गई है। और चलिए निपुण के पास चलते हैं। निपुण, सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दी गई, क्या कुछ हुआ इस दौरान जरा बताइए। देखिए आयुषी, 370 अनुच्छेद जो हटाया गया है, जिसको निष्प्रभावी किया गया है, उस पर बहस चल रही है। और तीसरा दिन जब था तो कपिल सिब्बल ने कुछ ऐसी बातें कही जिस पर अब चर्चा हो रही है। हालांकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता के लिए पेश हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का जब भारत में एक्सेशन हुआ था तो अलग परिस्थितियां थी, उस समय की एक आपातकालीन परिस्थिति थी और शेख अब्दुल्ला ने कई बार भाषण दिया था
शेख अब्दुल्ला के भाषण के आधार पर उन्होंने ये बात कही, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला के पिता हैं और कश्मीर के शेर कश्मीर कहा जाता है उनको। उन्होंने भाषण दिया था कि मेरे से भारत सरकार ने कहा है कि जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तब हम जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछेंगे, यानी रेफरेंडम कराएंगे, प्लेबिसाइट कराएंगे, जनमत सर्वे कराएंगे। इस तरह की बातें शेख अब्दुल्ला कहा करते थे और ये एक पोजीशन भी है, राजनीतिक पोजीशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की और जम्मू कश्मीर की पार्टियों की। लेकिन जब अपनी बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते कपिल सिब्बल इस बात पर आए कि ब्रिटेन ने पिछले साल जब यूरोपीय यूनियन से अलग होने का फैसला लिया तो लोगों से जनमत सर्वेक्षण कराया, तब चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा कुछ भारत में नहीं हो सकता है, बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया, तर्क दिया गया। रशीद जी से कमेंट में ले लेती हूँ इस बात पर। रशीद जी, 4 साल बाद भी बार बार वही राग अल्पा जा रहा है कि क्योंकि अगर देखें कश्मीर की तो हालत सुधरी है, लेकिन बावजूद इसके 4 साल बाद भी कांग्रेस वही मुद्दा उठा रही है, वही याचिकाएं लगा रही है। देखिए, पहली बात ये कांग्रेस की बात नहीं है क्योंकि कपिल सिब्बल अब कांग्रेस में नहीं है, लेकिन कपिल सिब्बल ने जो कहा है वो बिल्कुल अटपटी और बेतुकी बात है, उसका कोई संदर्भ नहीं है। जनमत का हमारे देश में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। और उसके बाद जो बात करते हैं जो पाकिस्तान की, उसमें भी वो कंडीशन ये थी कि पाकिस्तान जो है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसका विलय कराएगा, इस कश्मीर में डीमिलिटराइजेशन होगा। उसकी सारी 3 कंडीशंस थी, जो कंडीशन पाकिस्तान ने पूरी नहीं की, इसलिए उस वक्त वहां पर जनमत संग्रह का तो अब कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो कहने की थी वो ये थी कि 4 साल हो गए, चुनाव क्यों नहीं हुए वहां पर, क्यों राजनीतिक प्रक्रिया कश्मीर में क्यों नहीं शुरू हुई है, क्यों कहा गया कि लोग जमीनें खरीदेंगे, कश्मीर से बाहर के लोग हैं, कितने लोगों ने जमीनें खरीदी। आरटीआई में आया है कि बहुत कम लोगों ने लिया है, वहां के उद्योग लगाने की बड़े दावे किए गए थे। तो उस मुद्दों को 4 साल बीत जाने के बाद उसको कपिल सिब्बल अगर उन चीजों को हाईलाइट करते, सरकार को, अमित शाह को वो उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षण करते, तो कोर्ट में शायद उनकी बात में थोड़ा वजन होता। बड़ी खबर आ रही है, राघव चड्ढा पर विशेषाधिकार समिति की बैठक जो है वो खत्म हो गई है। राघव चड्ढा को नोटिस जारी किया गया और राघव चड्ढा से पूछा गया है कि क्यों कार्रवाई ना की जाए। ये बड़ी खबर और अपडेट फिलहाल ये है कि जो विशेषाधिकार समिति की बैठक हो रही थी वो खत्म हो गई है और राघव चड्ढा को नोटिस भी जारी किया गया है। राघव चड्ढा से पूछा गया कि कार्रवाई आखिरकार क्यों ना उन पर की जाए।